Recording is on. कल हम लोग कंडीशनल रेंडरिंग करने के लिए सीखे थे। कंडीशनल कैसे हम लोग कोई कंपोनेंट्स को शो करेंगे और कैसे नहीं कर सकते। कितने तरीके से सीखे थे? कौन सा? अच्छा, कौन सा ऑपरेटर था? टर्नरी ऑपरेटर एक था, और एंड ऑपरेटर्स, ठीक है, और इफ एल्स के थ्रू। यही तीनों तरीका था कि किसी कंपोनेंट को रिटर्न करना है, नहीं करना है, किसको शो करना है, नहीं करना, हम लोग कर सकते हैं। कंडीशनली कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम्स नहीं था यहाँ पे। कंडीशनली अगर करने के लिए सीख गए हो, वैसे तो जेएस में बहुत डिस्कस किए हैं। मनीषा से एक क्वेश्चन है, आंसर करना। ये एंड ऑपरेटर्स के बारे में हम चाहेंगे कि तुम बताओ, और एक आउटपुट बताना है। हम क्वेश्चंस दे रहे हैं, रुक जाओ, जो दे रहे हैं उसका आंसर करना बस। जेएस का पूछ रहे, पाइथन का नहीं पूछ रहे, होता वैसे सिमिलर ही है, ठीक है। तो रिटर्न क्या करेगा ये फाइनली? कंफर्म? और किसी को कुछ लग रहा है फॉल्स बोल रही है? सही है, कंफर्म है, कंफर्म फॉल्स ही आएगा या 10 आएगा? तुम लोग भी जवाब दो। अरे दो में से तो कुछ एक होगा ना। हाँ तो जल्दी से बोलो ना। फॉल्स ये बोली इसलिए। क्या बताए थे एंड के बारे में? हम्म, नहीं, एंड के बारे में बताए थे। इसका टारगेट रहता है पहला फॉल्सी वैल्यू को ढूंढना, और लेफ्ट टू राइट की तरफ ढूंढने का कोशिश करेगा। तो फॉल्सी वैल्यू मिल रहा है क्या? पहले ही तो मिल गया फॉल्सी वैल्यू, और जो भी फॉल्सी वैल्यू फर्स्ट टाइम मिलेगा उसी को रिटर्न कर देता था, तो फॉल्स रिटर्न कर देगा ये। अगर कोई भी इसमें फॉल्सी वैल्यू नहीं होता तो ट्रू लास्ट वैल्यू रिटर्न करता, और लास्ट में 10 होता तो वो चलेगा। तो कल जो एक कंडीशनल रेंडरिंग कर रहे थे, तो हम बोल रहे अगर इज लॉगिन फॉल्स आ गया, अगर फॉल्सी वैल्यू आ गया तो यही रिटर्न हो जाता, खाली है तो फॉल्स। अगर ट्रू आया तो ट्रू के केस में क्या होगा, ये भी ट्रू, तो लास्ट वाले रिटर्न होता था। कंडीशनल रेंडरिंग इस तरीके से कर रहे थे। अगर इसमें कंफ्यूजन आ रहा है तो कोई नहीं, टर्नरी ऑपरेटर यूज कर लेना, वो तो समझ आ रहा होगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कंडीशनल रेंडरिंग देख ही चुके थे, अब इन सबको हम कमेंट करते हैं। app.jsx में बहुत सारे कोड लिख रखे हैं, हटा दे कि कमेंट ही रहने दे? आज लिस्ट पढ़ना था, बहुत कम ही टॉपिक है रिएक्ट के अंदर में, हमको लगा था बहुत ज्यादा होगा। खोल के देखे तो हमें लगा रही लगभग रिएक्ट हो चुका है, पता ही नहीं चला मुझे। बहुत कम टॉपिक सब बचे हुए हैं। उनमें से एक लिस्ट है, यूज इन्हीं सबको करना है, बट यूज करने के लिए सीखना है कि यूज कैसे करेंगे, नहीं करेंगे। टॉपिक्स कम ही है, लिस्ट को पढ़ना है कि लिस्ट कैसे होगा, नहीं होगा। और लिस्ट को पढ़ने के लिए सबसे बेटर तरीका होगा हमारे पास जो यूएल और एल आई टैग, याद तो होगा सबको, कभी पढ़े थे यूएल ओ एल। एचटीएमएल में लिस्ट को रिप्रेजेंट करने का कितना तरीका था? एचटीएमएल में लिस्ट को रिप्रेजेंट करने का कितना तरीका था? तीन, कौन सा? हाँ, दो ही हुआ, तीसरा बताओ। हाँ तुम ठीक जा रही थी, बताओ क्या था? डी से था, किसी को याद है? डिस्क्रिप्शन लिस्ट या इसी को डिफिनेशन लिस्ट बोल रहे थे, ठीक है। यहाँ पर भी उन सबको यूज कर सकते हैं, एचटीएमएल के जो टैग है उनको यूज कर सकते हैं। लिस्ट का क्या कहानी है उसको समझते हैं, और लिस्ट को समझने के लिए जेएस में हम एरे का यूज करना चाहेंगे। हटा देते हैं अब इनको, हटा दे, कोई दिक्कत तो नहीं ना? भेज तो रखे हैं पहले से ही सारी चीजें, भेज दे, पहले भेज ही देते हैं।
इवेंट हैंडलिंग आ जाएगा ना तुम लोग से? क्लीन कर लेते हैं इसको ताकि हम अपना कंडीशनल रेंडरिंग कर पाए। ये वेलकम की अब जरूरत नहीं है, इसको भी खाली कर लो। एकदम खाली खाली सा लग रहा है हमारा ऐप डॉट जेएसएक्स। इसमें हम लिस्ट बनाना चाहते हैं और जो भी चीजें करोगे इस फंक्शंस के अंदर में ही करना ट्राई। फंक्शंस के अंदर में इसलिए क्योंकि बाहर करोगे तो वो ग्लोबल हो जाता है, और फंक्शंस के अंदर में रखना है बिकॉज फंक्शंस के अंदर में ही यूज करना चाहते हैं। एक एरे बनाना चाहते हैं जेएस में। कैसे बनेगा एरे? जेएस में एरे कैसे बनाते थे? स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर में जो भी कंटेंट लिखते थे वो एरे हो जाता था। ठीक है, नाम दे देते हैं कुछ भी, सपोज करो नंबर्स दे देते हैं, रख तो कुछ भी सकते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर में कुछ कंटेंट है। ठीक है, कुछ रैंडम हम कंटेंट ले लिए, एरे बन चुका है क्या? इस एरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, हाँ या नहीं? कर सकते हैं। कोई टैग में लेके कर दें, सपोज करो h1 टैग के अंदर में हम इस एरे के डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं तो नंबर्स लिख देते हैं, प्रिंट हो जाएगा। रन कर ले पहले। क्या नाम था इस प्रोजेक्ट का? इवेंट वाले में है। होगा या नहीं होगा? क्या होगा फिर? अब कुछ नहीं, जो लिखे तो वही आ जाएगा। कैसे प्रिंट करेंगे इस डेटा को? करली ब्रैकेट्स के अंदर में। ठीक है, करली ब्रैकेट्स लगा लेते हैं यहाँ पे। अब मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? दो ब्रैकेट लगाएंगे, क्यों? ठीक है, और अगर मुझे सिर्फ फर्स्ट डेटा चाहिए तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, तो सिर्फ वही मिलेगा। एरे को जैसे एक्सेस करते थे, पीछे तो एरे पढ़े थे हम लोग, हाँ या नहीं? कर लिए थे। एरे में हम बहुत सारे फंक्शंस भी पढ़े थे, याद है? ढेर सारा फंक्शंस पढ़े थे। तो चार फंक्शंस का नाम बताओ। मेथड, ये कौन सा फंक्शन था? फंक्शन या मेथड, यहाँ पे एक ही बात हो, बताओ। वैसे तो होता है डिफरेंट, बोल सकते हो। मैप, बहुत अच्छा, मुझे यही जानना था, बाकी अब रहने दो। मैप फंक्शंस ही हम ढूंढ रहे थे। क्या काम था इस मैप फंक्शंस का? सब में वही होता है, तुम किसी का बता दो, पाइथन का भी बता दोगे तो वही होगा, जेएस का भी होता है, जावा का। अगर हम वैल्यू चेंज करना चाहते थे तो उसके वजह हर एक मेंबर्स के लिए चेंज होता था। मैप किसके साथ करना चाहे, एक बार हम एरे में करके दिखाते हैं, फिर दिखाते हैं यहाँ पे इसको किस तरीके से हम यूज करने वाले। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर रिएक्ट में कुछ यूज करेंगे एरे से रिलेटेड फंक्शंस तो वो होगा मैप फंक्शन। तो एक बार फिर से मैप फंक्शंस को याद करते हैं कि क्या था मैप फंक्शंस, बिकॉज यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज करेंगे तो तुम लोग तो लेके चले जाओगे उधर, क्या हुआ सर पता नहीं। जेएस फाइल शायद होना चाहिए मेरे पास एक। चलो इसी में चलते हैं, कोई नहीं। कह रहे हैं मेरे पास अगर मैप को यूज कर ले, मैप को यूज करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए था? तो मैप को पहला आर्गुमेंट चाहिए था फंक्शन, याद है? वैसे इसको कॉल बैक फंक्शंस बोलते हैं, कोई फंक्शंस का अगर रेफरेंस दे दोगे तो एक फंक्शन चाहिए, और उस फंक्शंस को फर्स्ट आर्गुमेंट्स वैल्यू, दूसरा इंडेक्स, और थर्ड में मिल जाता था एरे। जो चाहिए था लेते थे, जो नहीं चाहिए था इग्नोर कर देते थे, क्योंकि जेएस में कोई भी चीज मैंडेटरी नहीं थी, हाँ या नहीं? एक फंक्शन बना देते थे यहीं पे, और उसके लिए हम लोग एरो फंक्शंस पसंद करते थे बनाना, एरो फंक्शंस। और एक्चुअल में एरो फंक्शंस यहाँ पे क्या उसका रेफरेंस रिटर्न करता था, इसको रेफरेंस ही चाहिए था। सेपरेट भी बना सकते हैं, यहाँ पे भी भूल गए हो तो हम सेपरेट बनाएंगे, फिर से एरो पे आएंगे, अगर याद है तो डायरेक्ट एरो पे आ जाएंगे। कौन सा कर ले?
याद है? याद है ना? तो एरो फंक्शंस बना लेते हैं। कुछ ऐसे बनता था एरो फंक्शंस हम लोग का। और यहाँ पे हम लोग 3 आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। वो कौन कौन सा होगा? पहला मेरा आइटम्स आने वाला था, सेकंड इंडेक्स चाहिए तो इंडेक्स, थर्ड एरे चाहे तो एरे, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं। हाँ या नहीं? यही होता था ना। तो आइटम और इंडेक्स सपोज करो हम उठा के लेकर आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम प्रिंट करना चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं, और लॉग को यूज कर लेते हैं। लॉग में हम सपोज इंडेक्स को प्रिंट कर लेते हैं बस। और यहाँ पे रिटर्न कुछ कर देंगे तो रिटर्न, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंडेटरी थोड़े सा रिटर्न करना। कर देते हैं सपोज, और रिटर्न में हम बस आइटम को ही कर देते, कुछ छेड़छाड़ मत करना, ठीक है। और मैप का रिटर्न टाइप क्या था? एक नया एरिया रिटर्न करेगा, रिटर्न टाइप एक नया एरिया होगा, ठीक है। ये रहा रिटर्न टाइप, न्यू एक एरिया रिटर्न करने वाला है। कोई बात नहीं, जो नया एरिया रिटर्न करेगा तो उसको भी हमें किसी एक वेरिएबल में रख लेते हैं, लेट AR में रख लेते हैं सपोज, ठीक है। और प्रिंट कर लेते हैं हम लोग AR को, रन कर दें। इंडेक्स हमारा 0 to 4 तक गया था, और लास्ट में आइटम्स को ही रिटर्न कर दिए थे, तो कुछ चेंजेस तो किए ही नहीं थे, नहीं किए ना। एग्जांपल्स भूल गए होगे तो एग्जांपल्स याद दिलाते हैं। सैलून गए थे और रिटर्न बैक ऐसे ही आ गए, कुछ कराया नहीं तो क्या ही चेंज दिखेगा। थोड़ा सा मेकअप करवा लेते हैं हम लोग भी, नहीं क्या करवा लेते हैं, इसको बोलते हैं कि मल्टीप्लाइड बाय 2 करके रिटर्न होना हर बार, तो डबल हो जाएगा। प्रिंट नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं करते हैं, हाँ या नहीं। और जैसे ही ये करेंगे तो जो भी मेरा नंबर्स था डबल हो चुका है क्या। तो किसी भी हर एक आइटम्स को, हर एक मेंबर्स को अगर चेंज करना होता था तो मैप को यूज करते थे, यस और नो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखना है तो बताए थे, अगर सिंगल लाइन है तो करली ब्रैकेट नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो रिटर्न ही मान के चलेगा। ये सारी चीजें बताए थे पहले, हाँ या नहीं। रिटर्न लिखेंगे कब? जब मल्टीपल्स लाइन देंगे तो, नहीं देंगे तो नॉर्मली अगर सिंगल लाइन लिखते तो रिटर्न स्टेटमेंट ही होगा, अभी भी सेम ही आउटपुट आएगा, हाँ या नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे हम जो रिटर्न करेंगे उसके बदले वो हो जाएगा या नहीं होगा? अगर मान लो 50 रिटर्न किया तो हर एक के लिए 50 बन जाएगा, यस और नो। हाँ, अगर हम अपना नाम दे दें यहाँ पे तो हर एक मेंबर्स के बदले मेरा नाम पहुंच जाएगा, हाँ। हर एक मेंबर्स के लिए मैप करना है, जो रिटर्न कर दे वही मैप होगा, यस और नो। तो थोड़ा सोचते हैं कि अगर HTML टैग ही यहां से रिटर्न कर दे तो हर एक के लिए HTML का टैग मिल जाएगा, इसमें कोई नई बात तो नहीं होगी, समझ आ रहा है। तो एक टैग के अंदर में डाल देते हैं, नाम दे देते तो नाम, अब मान लो कि इसको H1 टैग के अंदर में डाल देते हैं, H1 टैग क्लोजिंग टैग हो जाएगा, फिर तो वही मिलेगा ना, हाँ। इसमें कोई नया थोड़ी है, हमको तो पता है कि मैप में जो रिटर्न होता था वही पहुंच जाता था, कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्म। अगर इतना में प्रॉब्लम नहीं है तो वहां पे मैप यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। कर ले फिर, पक्का कर लेना। अगर प्रॉब्लम है तो अभी बता दो मुझे, नहीं तो वहां पे जाएंगे अब बोलना फिर क्या हो गया सर पता ही नहीं चल रहा। इसमें नहीं है प्रॉब्लम ना, मैप में क्या जो भी रिटर्न कर देंगे वो रिटर्न होगा। तो चाहे वहां पे इंडेक्स दे दो कि नेम दे दो, मन करे तो गाली दे देना, गाली रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। app.jsx पे आ जाते हैं फिर। अब आगे चल के मत बोल देना कोई कि सर ये क्या कर दिए समझ नहीं आया। हमारे पास मेंबर्स है, थोड़ा सा पीपीटी ओपन कर लेते हैं, मे बी उसमें कुछ अच्छा एग्जांपल्स दे रखे होंगे। कोई एरे है अच्छा सा, रिएक्ट लिस्ट, चलो यहाँ पे फ्रूट्स है, ये ले लेते हैं। कुछ नहीं, बस डेटा के लिए हम ले लिए, जैसे वो बनाए थे नंबर्स के लिए फ्रूट्स ले लिए, कोई बड़ी बात तो नहीं है। एक फ्रूट्स ले रही है, तो यहाँ पे अगर हम प्रिंट करेंगे तो सभी फ्रूट्स आ जाएंगे। अब वो है कि क्लोज हो गया, क्लोज हो गया, फिर से अब रन कर लेते हैं। अच्छा, वो अच्छा स्टॉप नहीं हुआ है, ठीक है, तो फिर रन करने की जरूरत नहीं है, चल ही रहा है तो फिर क्यों ही रन करें। पीछे वाला टर्मिनल हम लोग क्लोज नहीं किए थे ना, तो चल ही रहा है अभी तक, ये होगा फिर। अच्छा हाँ, यहाँ पे चल रहा है।
आगे फ्रूट्स, ठीक है। हम सोच रहे हैं इस फ्रूट्स को प्रिंट तो करें, लेकिन किसी एलआई टैग के अंदर में करें। क्या करें, एक लिस्ट के तरह प्रिंट करें। अभी क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा एरे एक लाइन में ही प्रिंट हो जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है नहीं। तो सोच रहे हैं क्या, इस कंटेंट को ना हम लिस्ट आइटम्स में प्रिंट कर दें। आगे चल के बड़े बड़े आइटम्स कंटेंट्स को हम कन्वर्ट करेंगे, बट छोटा सा एक कन्वर्ट करने के लिए सीखते हैं। तो अगर मुझे एलआई में डालना होगा तो यूएल के अंदर में एलआई बनाना पड़ेगा, एक यूएल टैग, उसके अंदर में एलआई देते हैं। ऑर्डर लिस्ट बनाना होगा तो यूएल टैग्स पड़े थे ये सब चीजें, हाँ उसके अंदर में डाल देंगे। बस यहाँ पे हम थोड़ा सा बता रखेंगे, एक यूएल टैग उसके अंदर में एलआई में डाल देना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो करके देखते हैं। तो एक यूएल टैग ले लेते हैं यहाँ पे, और जब हमें यूएल टैग ले रहे हैं तो शायद रैप करने की जरूरत है नहीं, यूएल के अंदर में तो डालना है, रैप करने की क्या जरूरत है, वो एक्स्ट्रा चाहिए नहीं मुझे। इसमें एलआई टैग चाहिए, एलआई टैग लिए, उस एलआई के अंदर में मुझे एक एक करके आइटम निकालना है। तो पहला तो तरीका यही है कि फ्रूट्स उठाइए, यहाँ से पहला इंडेक्स को उठाइए, ठीक है। इसी प्रकार से 3 इंडेक्स है तो 3 इंडेक्स तक चलिए। एक बहुत सा आसान सा तरीका, सिंपल सा तरीका, लेकिन बहुत बेकार तरीका है, क्योंकि अगर 1000 आइटम है तो इतना कॉपी पेस्ट तो हम करने वाले नहीं है। आएगा तो, बट पसंद नहीं पड़ने वाला है। क्यों, अभी 3 था तो 3 में हम लोग कर लिए, 1000 से होता तो 1000 से हम इंडेक्स तो करने वाले नहीं, हाँ या नहीं। अच्छा जरा सोचो, मुझे हर एक आइटम्स चाहिए, कर रहे हैं हर एक आइटम्स, हर एक आइटम चाहिए और एलआई टैग्स के अंदर में चाहिए। थोड़ा सोचो तो मैप फंक्शंस के थ्रू ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैप में जो रिटर्न करवाना चाहते थे वो रिटर्न कर देता था, हर एक मेंबर्स के लिए करता था। हाँ, तो हर एक मेंबर्स के लिए क्यों ना मैप फंक्शंस यूज कर ले और बोले उसके लिए एलआई रिटर्न करते, जो करवा सकते हैं ऐसा कुछ, करवा तो सकते हैं, अभी भी तो किए थे, H1 के अंदर में डाल दिए थे, तभी हम एलआई के अंदर में डाल देंगे, किसी के अंदर में डाल सकते हैं। कैसे करेंगे, ट्राई करके देखते हैं। एलआई तो मुझे चाहिए, तो एलआई के अंदर में लेके आएंगे, तो बाकी अभी आगे कोई और कंटेंट भी डालना होगा तो डाल देंगे। जेएस का कोड लिखना पड़ेगा क्योंकि मैप फंक्शंस तो जेएस में था, तो जेएस का कोड लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट चाहिए। हाँ, फ्रूट्स है तो फ्रूट्स को उठाए, डॉट मैप फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं, जैसे अभी किए थे। एरे है तो एरे में तो मैप फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं ना। और मैप फंक्शंस को क्या चाहिए, एक फंक्शन, फिर से एरो फंक्शन से ले ले, हाँ एरो फंक्शंस फिर से ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिटर्न ही करने वाले तो सिंगल लाइन में कर्ली ब्रैकेट तो देना नहीं है, बट यहाँ पे आइटम्स मिलने वाला है, कुछ भी नाम दे देंगे, आइटम्स दे देते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड रहता है। और अगर आइटम को रिटर्न कर दे तो आइटम ही आएगा हर बार, आइटम दिए तो आइटम्स को रिटर्न करना नहीं, आइटम को नहीं रिटर्न करना। हम सोच रहे हैं क्यों ना यहाँ पे एलआई टैग को रिटर्न कर दे, क्या करें, एलआई टैग को रिटर्न कर दे। और अगर एलआई टैग को रिटर्न करोगे तो इसके अंदर से हम चाहेंगे आइटम्स को प्रिंट कर दो। एलआई टैग को रिटर्न कर देंगे तो हो जाएगा ना। और ये क्या करेगा, इसके अंदर में हर एक मेंबर्स के लिए रिटर्न करते चले जाएगा, यस और नो, करेगा ना। करके देखिए एक बार इसको, सिंगल लाइन में ही रहने दो। देखो तो हर एक मेंबर्स के लिए रिटर्न किया, हाँ हर एक मेंबर्स के लिए किया। इसमें कोई और डेटा होता तो उसके लिए भी कर देता, कर रहा है ना। बोले सर हर एक मेंबर्स के लिए किया तो सही, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये आइटम आइटम क्यों प्रिंट कर रहा है। नॉर्मली लिखोगे किसी टैग के अंदर में तो आइटम ही प्रिंट करेगा ना। अगर ये चाहते हो कि मेरा ये डेटा हो तो डेटा बनाने के लिए कैसे करते हैं जी, ऐसा कर्ली ब्रैकेट, सिंपल। तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में डाल दिए तो पहचान गया इसको, और देखो तो मेरा कंटेंट आ गया, क्या सिंपल सा काम किए। तो आगे अब इसमें हम कोई भी कंटेंट डाल देंगे, सपोज करो इसी को हम रिपीट कर देते हैं, तो जितना भी कंटेंट होता उन सभी कंटेंट के लिए काम करता, हाँ या नहीं, बिल्कुल। देखो तो सभी कंटेंट्स के लिए रिपीट कर रहा है। तो अगर एरे में हमारे पास मल्टीपल्स डेटा है तो उसको मैप के थ्रू हम आराम से रेंडर करवा सकते हैं क्या, यस और नो, क्लियर हुआ कैसे किए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ एक प्रॉब्लम तो है किसी को, तुमको तो नहीं है, एक बार इंस्पेक्ट करो और चलो इसके कंसोल पे, तुमको तो नहीं था प्रॉब्लम, किसी को है, रिफ्रेश करके देखना। कोई प्रॉब्लम है किसी को क्या, हम्म,
हाँ, किसी को प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है, थोड़े से पूछूं? पढ़ो थोड़ा, इसको समझाओ मुझे, क्या बोल रहा है ये, क्या प्रॉब्लम आ गया इसको? बिकॉज एरर आएगा तो पढ़ना तो तुम ही लोग को पढ़ना पड़ेगा। बोला जितने भी चाइल्ड है, चाइल्ड इन लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की, कि जितने भी आपने चाइल्ड बनाया है लिस्ट में सबको एक यूनिक की प्रोवाइड कीजिए। तो लोग इसकी क्या नीड है सर, इसकी क्या नीड है? अभी देखो क्या होता है, जब हम लोग मैप के थ्रू बनाते हैं, मैप के थ्रू हम लोग रेंडर करवाया अभी मैप करके, तो मैप करके करवाया तो एल आई तो हमारा क्रिएट होते गया, अभी तो मल्टीपल से एल आई क्रिएट होंगे, जितने कंटेंट हो गए या इस तरीके का जो भी रेंडर करवाओगे तो सब मल्टीपल्स टाइम होंगे। रिएक्ट एप्लीकेशन बोल रहा है इसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये कौन है, बिकॉज सब तो एक ही जैसा लग रहा है। इस टैग को अगर हम यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहे तो कैसे करेंगे? तो अगर हम यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप मुझे एक यूनिक की प्रोवाइड कर दीजिए सबके लिए। क्या कीजिए? यूनिक की प्रोवाइड कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर हम इसको आइडेंटिफाई करना चाहे, क्योंकि इंटरनली मुझे ऐड और रिमूव करना पड़ता है, हाँ या नहीं, वर्चुअल डॉम में ऐड करना पड़ता है ना, रिमूव भी करना पड़ता है, तो यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए की चाहिए, वो इंटरनली यूज होगा। वैसे हमें भी जरूरत होगा तो हम लोग भी यूज कर सकते हैं, बट अभी जरूरत तो नहीं पड़ेगा। बट उस वार्निंग को हटाने के लिए, उस एरर्स को हटाने के लिए मुझे एक की प्रोवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पे यूज करना होगा की एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब इस की एट्रीब्यूट्स में कोई की देना होगा। अब क्या की दे, कहां से लेके आए, जो यूनिक होगा हर किसी के लिए। तुम्हारी इच्छा, चाहो तो अगर फ्रूट्स का नाम सबका डिफरेंट डिफरेंट है तो वही दे देते हैं की में भी, या नहीं तो हमको पता है इंडेक्स तो मिल ही जाएगा, इंडेक्स तो हमेशा यूनिक ही होने वाला, अभी फिलहाल ये काम तो कर ही सकते हैं, हाँ या नहीं, अभी तो ये काम कर सकते हैं ना। तो थोड़ी देर के लिए इंडेक्स को ही डाल देते हैं की में, अक्सर यूज करते हैं, बट ये भी तरीका सही नहीं, हमेशा यूनिक की हम लोग डाल देते हैं। तो यूनिक मिल चुका है, अब वो अर्निंग्स खत्म हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अभी किसी को प्रॉब्लम है? नहीं, अब इसको भी प्रॉब्लम्स नहीं है। तो अगर हमारे पास मल्टीपल्स आइटम्स है तो उसको कैसे रेंडर करेंगे? मैप फंक्शंस के थ्रू। और जब भी लिस्ट होगा, लिस्ट ऑफ आइटम होगा, तो लिस्ट ऑफ आइटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अक्सर मैप को ही यूज करने वाले हैं। आगे भी हम लोग करेंगे इस तरीके के कंटेंट्स को। जैसे मान लो कि इंफॉर्मेशन शो करना है, अपने वेबसाइट्स पे किसी का इंफॉर्मेशन शो करना है, तो उधर से जो डेटा आएगा वो तो एरे में आएगा। याद होगा जब हम लोग जेएस में कर रहे थे तो डेटा एरे में आता था, तो पूरे एरे के डेटा को मुझे कन्वर्ट किस में करना पड़ता था? टैग्स में कन्वर्ट करना पड़ता था। जो हम लोग कार्ड बनाए थे उस कार्ड में कन्वर्ट करना पड़ता था, वहां पे फोर इच लूप चला लिए थे, जो फैच किए थे डेटा उसको फोर इच लूप से हम लोग कन्वर्ट किए थे। यहाँ पे फोर इच लूप नहीं, मैप का यूज कर लेंगे, हो सकता है काम, मैप का यूज कर लेंगे। तो सबसे ज्यादा अगर कुछ यूज होगा तो यहाँ पे मैप यूज होने वाला है, और वो लिस्ट के थ्रू हम लोग कन्वर्ट करेंगे। वही डिस्कशन था लास्ट, कल शुरू करने वाले थे बट खत्म हो गया था, रिएक्ट में लिस्ट के साथ हम लोग कैसे मैनेज करें। क्लियर हुआ? की का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो गया। पढ़ लेना, हम पढ़ा नहीं रहे अभी, इसको कवर नहीं कर रहे, समझ आ चुका है ना? कैसे करेंगे एग्जांपल्स में यहाँ पे बता दिए थे कि सपोज अगर आपके पास कोई एरे है, उसको कन्वर्ट करना है तो मैप के थ्रू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। की क्यों मैंडेटरी था? बस उसी के लिए यूनिकनेस हमें करना। तो लिस्ट को कैसे रेंडर करना है समझ आया? कर लोगे? देखो अभी बस हम टॉपिक्स टॉपिक्स कवर करते जा रहे हैं, बहुत जल्दी अभी सीएसएस थोड़ा सा पढ़ ले, बिकॉज विदाउट डिजाइनिंग कुछ होगा नहीं, बिना मेकअप का तो अच्छा दिखेंगे नहीं हम लोग, नहीं। तो सीएसएस पढ़ लेते हैं, देन एक प्रोजेक्ट्स पे आते हैं कि प्रोजेक्ट्स कैसे मैनेज करेंगे रिएक्ट में। जब तक प्रोजेक्ट्स नहीं करेंगे तो तुमको लगेगा कि क्या हो रहा है रिएक्ट में, समझ ही नहीं आ रहा। इवेंट हैंडलिंग हम लोग कवर कर चुके हैं, इवेंट मैनेज करने के लिए सीख चुके हैं, थोड़ा सा सीएसएस लिखने के लिए भी सीख ले, बिकॉज जब तक सीएसएस लिखने के लिए सीखे नहीं कि रिएक्ट में कैसे सीएसएस लिखेंगे नहीं, तो रिएक्ट में सीएसएस लिखने के लिए सीखते हैं, देन उसके बाद शुरू करते हैं आगे का कहानी। कोई प्रॉब्लम? उससे पहले क्वेश्चंस करना चाहेंगे, मुझे ये बताओ एचटीएमएल में अगर सीएसएस को इंक्लूड करना है तो कितने तरीका थे? हाउ मेनी वे टू ऐड सीएसएस इनटू एचटीएमएल फाइल्स? कितने तरीके से एचटीएमएल में हम सीएसएस को लिख सकते थे? तीन था। कौन सा कौन सा? इनलाइन सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस और इंटरनल सीएसएस। बहुत अच्छा।
ठीक इसी प्रकार से अगर रिएक्ट में हम सीएसएस को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी 3 तरीके हैं। इनलाइन सीएसएस, जैसे वहां तरीका बदलेगा, नाम वही है। एक्सटर्नल सीएसएस, मुलाकात तो हुआ ही होगा इन दोनों से। तीसरा यहाँ पे आता है मॉड्यूल सीएसएस, और भी है बट मेनली इसी को यूज करते हैं, मॉड्यूल सीएसएस। बोलोगे सर इंटरनल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इंटरनल इंटरनल नहीं यूज कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। अगर इंटरनल यूज करना है तो थोड़ा सा तरीका बदलेगा, हम लोग जेएस के ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे, बट वो थोड़ा टफ हो जाएगा। देखेंगे, अगर सीख जाओगे तो बाद में वो भी देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट स्टाइल टैग के थ्रू नहीं कर सकते, बिकॉज वो जो जेएसएक्स फाइल है वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होने वाला है। एचटीएमएल नहीं है ना कि हम स्टाइल टैग लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो इनलाइन सीएसएस यूज करेंगे, वो भी तरीका बदल जाएगा। एक्सटर्नल सेम ही रहेगा, जैसे होता था सीएसएस फाइल ऐड करेंगे, काम शुरू। हाँ, ऐड करने का तरीका बदलेगा बस। और सीएसएस मॉड्यूल्स का क्या कहानी है उसको देखें। तो पहले इनलाइन सीएसएस को देखते हैं कि क्या कैसे करेंगे। ठीक है, इसी में कर लेंगे, किसी और में कर ले, इसी में कर लेते हैं। मान लो ये एलआई है, तो इस एलआई में कोई सीएसएस लगाना चाहते हैं, कलर ही इसका सपोज बदलना चाहते हैं, तो यहीं पे कलर्स लगा देते हैं। इनलाइन सीएसएस कैसे लगाते थे? स्टाइल एट्रीब्यूट्स वहां पे बोल देते, स्टाइल एट्रीब्यूट्स के थ्रू। हाँ ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी लगाओगे, स्टाइल एट्रीब्यूट्स के थ्रू लगाएंगे। फिर क्या करते थे, डबल कोट में कलर लिखते थे, कॉलन जो भी कलर देना होता था कलर दे देते थे। शायद ऐसे ही लिखते थे, शायद ऐसे ही लिखते थे, मुझे याद नहीं है क्योंकि काफी टाइम हो गया है, लेकिन पता नहीं, शायद ऐसे ही लिखते होंगे। याद है इनलाइन सीएसएस ऐसा ही था ना कि लिख के दिखाना पड़ेगा? ऐसा ही था, ऐसा ही था। इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज हम लोग वहां पे करते थे। रिएक्ट में ऐसे नहीं होगा, बिकॉज रिएक्ट में अगर एज ए स्ट्रिंग पास करोगे तो एरर्स दे दिया होगा, इसे नीचे दिख रहा होगा तुम्हें, एरर्स बहुत सारा आ चुका होगा। इसको पढ़ोगे तो परेशान हो जाओगे, पढ़ना नहीं चाहते हो मत टच करना। इंस्पेक्ट में आके यहाँ पे एरर्स अक्सर देखना, यहाँ पे भी ढेर सारा दे रखा होगा, और वही बोल रहा होगा कि ये क्या पास कर रखे हैं आप वहां पे स्टाइल्स के अंदर में, बता रहा है आप ऐसे नहीं पास कर सकते। अच्छी बात यह है कि जब एरर्स पढ़ने आ रहे हैं तो दिख रहा है कि अच्छा बताया भी रखा है कि कैसे करना नहीं करना। थोड़ा सा देखो आगे, बोल रहा है कि स्टाइल में आप क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज आप डायरेक्ट स्ट्रिंग पास नहीं कर सकते हैं। और अगर एग्जांपल्स के लिए बता रहा है कि स्टाइल में आप कैसे करोगे, करली ब्रैकेट्स के अंदर मिला लो, डन। थोड़ा सा तो समझ आया, करके देखते हैं क्या होता है। बोलता है देखो आप डायरेक्ट स्ट्रिंग तो पास नहीं कर सकते हो। हम बोलो ठीक है कोई बात नहीं, स्ट्रिंग नहीं पास कर सकते हैं। अगर आपको जेएस का ऑब्जेक्ट, वैसे तो ऑब्जेक्ट के केस में लिखते हैं, अभी दोनों तरीका देख लेते हैं कैसे होगा। एज अ को क्या लिखना है, यहाँ पे जेएस का कोड लिखना है, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, बोले ठीक है जेएस का कोड लिखना है। एक काम करते हैं, ऊपर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, उसमें सीएसएस का कोड लिख लेते हैं। एज की वैल्यू पेयर्स में ऑब्जेक्ट में होता था, उस ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे दे देंगे। सपोज एस दे देते हैं क्योंकि अभी रिमूव ही करने वाले। अभी तो एरर दे रहा है, ये एस कौन है भाई, एस को तो नहीं जानते हम। बोले कोई ना, एस बना लेते हैं। थोड़ा सा ट्राई करना अभी कांस्टेंट कीवर्ड पे फोकस करने का, डायरेक्ट कांस्टेंट मैक्सिमम बनाना। बिकॉज रिएक्ट में हम मैक्सिमम कांस्टेंट बनाएंगे, क्यों कांस्टेंट बनाएंगे उसका रीजन देंगे, बट ट्राई करना अभी से, धीरे धीरे आदत लग जाएगा तो बता देंगे तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। कांस्टेंट कीवर्ड दिए, एक एस ऑब्जेक्ट बनाना है, और जेएस में ऑब्जेक्ट हम ऐसे ही बनाते थे, ये तो आता है हम लोग को, बना लिए। कलर्स लगाना है, कोई बात नहीं, कलर प्रॉपर्टी लगा दिया। की वैल्यू पेयर्स में बनाते थे जेएस के अंदर में, कलर लगा दिया। और अगर स्ट्रिंग देना है तो कुछ इस प्रकार से देते थे, ऐसे ही लिखते थे ना, ऑब्जेक्ट लिख दिए, कोई बात नहीं। और देखो तो क्या लग चुका, वो एरर हट गया होगा, रिफ्रेश नहीं किए थे इसलिए, रिफ्रेश करोगे तो हट जाएगा वो। क्या हमारा कलर लगा है, कलर चेंज हुआ है? हाँ चेंज तो हुआ था। ठीक है, एरर्स नहीं है कोई, वो पहले वाला था। कलर चेंज हो गया, मतलब सीएसएस हम लोग लगाएंगे कैसे, तो एज ए ऑब्जेक्ट ही पास करना पड़ेगा। और वो ऑब्जेक्ट कैसा, जेएस का ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? तो एक तो अब इसी को तुम इंटरनल सीएसएस बोल सकते हो, ऊपर में लिख दो जेएस का ऑब्जेक्ट, और जेएस का ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास कर दो। अच्छा, इसको शॉर्टकट तरीका हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर फिर से ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाना है तो फिर से करली ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा या नहीं, करना पड़ेगा ना। तो फिर से ऑब्जेक्ट बनाने के लिए करली ब्रैकेट करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ रहने देते हैं, हम बोलते हैं एस नहीं पास करो, एक और करली ब्रैकेट बनाओ, बिकॉज इसको क्या चाहिए, जेएस का ऑब्जेक्ट चाहिए।
तो जब भी इनलाइन सीएसएस लगाओगे दो कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। क्यों? एक तो ये कि जेएस का कोड लिख रहे हैं, और दूसरा ये ऑब्जेक्ट है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट कंफ्यूज नहीं होना है। हम ऊपर में इसीलिए करने गए थे, ऊपर में कर्ली ब्रैकेट लेके इसी को शॉर्टकट करना था, यही लिखना होगा। चलो लिख लेते हैं। तो कलर लिख ले, कॉलन इक्वल टू नहीं, कॉलन लिखना पड़ेगा। ठीक, रेड लिख दिया, हो गया। या कलर कोड देना चाहो तो कलर कोड भी दे सकते हो, शायद पता नहीं कौन सी रेड कलर होना चाहिए। ठीक है, कोई और लेना है तो ले लेते हैं यहाँ पे। हो रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इनलाइन सीएसएस यूज करोगे तो JSX केमल केस को फॉलो करता है। कलर्स में तो कोई दिक्कत नहीं था, कलर नॉर्मल था। कोई और लगा लेते हैं, और कोई और प्रॉपर्टी जिसमें दो वर्ड लगाते थे, बताना कोई सीएसएस का ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें दो वर्ड होता था, डैश लिखते थे। बैकग्राउंड कलर जैसे था, इसमें दो लिखते थे। हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना चाहते, पहले इस कलर को ही हमको बदलने दो, कोई और ले लो। एक कलर ले लिया, अब बैकग्राउंड प्रॉपर्टी लगाना, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। तो बैकग्राउंड कलर में दो वर्ड होता था, तो सीएसएस में जो लिखते थे डैश लिख देते थे बीच में, ऐसे ही लिखते थे। यहाँ पे डैश नहीं लिखना है, बिकॉज जेएस में अगर ऑब्जेक्ट में अगर मान लो कि इसको हम इनेबल करते हैं और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखोगे, बैकग्राउंड कलर लिखोगे, डैश दोगे, तो डैश तो हम जेएस के नाम में यूज करते नहीं थे, याद करो। आइडेंटिफायर्स के रूल पड़े थे, डैश नहीं था ना उसमें। डैश यूज अंडरस्कोर यूज कर सकते थे, डैश तो नहीं था। तो यहाँ तो हम जेएस का ऑब्जेक्ट बना रहे थे, तो हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं डैश को। तो जेएस में जब भी लिखोगे कैमल केस को फॉलो करेंगे, और कैमल केस में क्या बताए थे कि जैसे ही दूसरा वर्ड आएगा कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर देना है, बस सिंपल सा। तो बैकग्राउंड लगाना है, वैसे जेएस का ऑब्जेक्ट है तो कोमा देके लगाओगे, जेएस के ऑब्जेक्ट में कोमा देके। चलो बैकग्राउंड लगा लेते हैं, देखना बैकग्राउंड कलर मिला कहीं पे, ये रहा। देख लो कैमल केस को फॉलो किया, बिकॉज यहाँ पे डैश नहीं दे सकते। तो जेएस में हमेशा हम कैमल केस को फॉलो करने वाले, फिर से कॉलन दिया और जो कलर देना है दे देते हैं। और कौन सा देना चाहोगे? 000 आ गया सब में। मार्जिन भी लगा दे, बॉटम से लगा देते हैं, दूरी बन जाएगा थोड़ा सा। अगर फिर से कोई सीएसएस लगाना है तो कोमा देंगे, बिकॉज की वैल्यू पेयर्स में डेटा देना है, और वो भी ऑब्जेक्ट के केस में। मार्जिन लगा लेते हैं, कितना देना है मार्जिन, सब एज स्ट्रिंग ही पास होगा। सपोज मार्जिन बॉटम कर देते हैं, ठीक है, ले लिया बॉटम से। और उसका फोरग्राउंड कलर ना अब व्हाइट कर लेते हैं, शायद अच्छा लगे। हाँ अब ठीक है। पैडिंग भी देना है, दे देंगे, कोई नहीं। जब सीएसएस लिखने आ गए तब तो तुम लोग सब दे ही सकते हो। और हम उम्मीद करते हैं कि अब मार्जिन पैडिंग बताना नहीं पड़ेगा कि क्या होता है, कैसे देना। लगा लोगे क्या इनलाइन सीएसएस? कैसे लगाते हैं रिएक्ट के अंदर में इनलाइन सीएसएस? बहुत आसान है, एज अ जेएस का ऑब्जेक्ट का जैसे। इसीलिए बोल रहे थे कि रिएक्ट पढ़ने से पहले जेएस का ऑब्जेक्ट पढ़ लो अच्छे से, फंक्शन पढ़ लो, नहीं तो वहां पे फंसोगे। बताओ, अगर ऑब्जेक्ट ही क्लियर नहीं होता तो पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है यहाँ पे। फंक्शंस क्लियर नहीं होता तो पता ही नहीं चलता कि सर यहाँ पे एरो फंक्शंस बनाए कि क्या बनाए। फिर तो किसी और का वीडियो देखते और कोड लिख देते। नहीं समझ आ रहा है? लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे तरीके की तरफ आगे बढ़े फिर। और दूसरा तरीका क्या था? एक्सटर्नल सीएसएस। पहला क्या? इनलाइन। इनलाइन सीएसएस कैसे लगाएंगे समझ आया? स्टाइल एट्रीब्यूट्स के थ्रू यहाँ पे भी लगाएंगे, लेकिन एज अ जेएस का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, और जब भी लगाना होगा दो बार कर्ली ब्रैकेट देना है। कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे तरीके की तरफ आगे बढ़ते हैं, और दूसरा था एक्सटर्नल सीएसएस। वैसे तो एक्सटर्नल ऑलरेडी लगा हुआ था, तो समझ सकते हो। हम लोग कोई एक्स्ट्रा फाइल बना लेंगे, वैसे ऑलरेडी ये बना रखा था, इंडेक्स डॉट सीएसएस नाम से था शायद। कोई सीएसएस फाइल दिख नहीं रहा है यहाँ पे। हाँ यही तो है, ऐप डॉट सीएसएस और इंडेक्स डॉट सीएसएस, दो फाइल बना रखा था। इंडेक्स डॉट सीएसएस बना रखा था, इसमें ढेर सारा कोड लिखा हुआ है, यही कोड्स के थ्रू तो वहां पे दिख रहा था। और जब इसका इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल पे गए थे तो वहां पे बाय डिफॉल्ट ऐड किया है क्या? चलो नहीं किया तो कोई नहीं। इसके बाद यहाँ पहुंचते थे हम लोग src मेन इंडेक्स डॉट जीएसएक्स।
मेन डॉट जेएक्सएस था, हाँ मेन डॉट जेएसएक्स पे जाते थे। और यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है कौन सा, इंडेक्स डॉट सीएसएस। देखो जैसे ही पेरेंट के कंपोनेंट्स में कोई सीएसएस का फाइल इंपोर्ट करेंगे तो चाइल्ड्स पे भी अप्लाई हो जाएगा, वो चाइल्ड पे भी अप्लाई होगा। तो अगर हम कोई सीएसएस के फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर रखे हैं कौन से लोकेशंस पे, तो हम किए ये इंडेक्स मेन डॉट जेएसएक्स पे। तो इस इंडेक्स डॉट सीएसएस के अंदर में जो भी ये नॉर्मल सीएसएस फाइल है, तो जैसे सीएसएस का कोड लिखते तो वैसे ही होगा, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होगा। ओके, जैसे सीएसएस लिखते थे वो सेम ही होगा, बिकॉज ये नॉर्मल सीएसएस फाइल है। और अगर नॉर्मल सीएसएस को रिएक्ट के साथ ऐड करना चाहते हो तो कुछ नहीं, बस इंपोर्ट के थ्रू हम लोग कर लेंगे। किसके थ्रू, इंपोर्ट के थ्रू। और अगर हम जिस पेरेंट कंपोनेंट पे इंपोर्ट करेंगे वो सीएसएस बाकी सभी चाइल्ड्स पे एप्लीकेबल्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अब ये किस पे इंपोर्ट है, ये तो है हमारा मेन डॉट जेएसएक्स पे, और हम यूएल टैग किस पे लिखे हैं, यूएल टैग तो ऐप डॉट जेएसएक्स पे लिखे हैं, वैसे इसने इंपोर्ट किया ऐप डॉट सीएसएस। तो हम क्या सोच रहे हैं, क्यों ना हम इंडेक्स डॉट सीएसएस पे आके कुछ लिख ले, और यूएल टैग पे सपोज करो कि हम कुछ लिखते हैं, यूएल टैग को ऐसे ही टारगेट करते हैं, और इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देते हैं। किसका बैकग्राउंड कलर चेंज किए, यूएल का। और यहाँ पे देखोगे तो यूएल का बैकग्राउंड चेंज हो गया, जबकि ये फाइल तो हम उस पर ऐड नहीं किए। ध्यान क्या रखना है, जब भी हम पेरेंट्स में कोई इंपोर्ट करेंगे तो वो सभी चाइल्ड्स पे अप्लीकेबल्स हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ ये, कोई दिक्कत नहीं। अब एक प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, वैसे एक्सटर्नल सीएसएस समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, बिकॉज सीएसएस आता है और सेम तरीका है, बस ऐड करने के लिए हम लोग इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं, और तो कुछ खास है नहीं। इंपोर्ट, और इंपोर्ट का क्या मीनिंग था नहीं था कैसे करते हैं सब बता ही रखे। तो इंपोर्ट हम कर लिए बस इंडेक्स डॉट सीएसएस को, तो हो गया। हम इंडेक्स डॉट सीएसएस पे यूआरएल का कलर चेंज कर रखे थे, हाँ। और हम क्या किए, यहाँ पे मेरा यहाँ पे था ऐप डॉट जेएसएक्स, जिसने ऐप डॉट सीएसएस फाइल भी बना रखा है। हम ऐप डॉट सीएसएस फाइल पे भी गए और यहाँ पर भी क्या किया, अपना यूआरएल का कलर चेंज कर दिया। क्या किए, यहाँ पर भी अपना यूआरएल का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, और यहाँ पे कुछ और रख लेते हैं। और यहाँ पे आके देख रहे हैं तो कोई एक कलर अप्लाई हो गया, दूसरा नहीं हुआ। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगा, थोड़ा सोचना है एक्सटर्नल सीएसएस में क्या होगा। अगर मान लो किसी का क्लास नेम सेम है, किसी दूसरे चाइल्ड पे है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे कंपोनेंट बनने वाले हैं, तो अगर किसी भी कंपोनेंट में जाके क्लास का हम कलर रखना चाहते थे कुछ और, किसी कंपोनेंट पे कुछ और रखना चाहते थे, क्लास नेम सेम होता तो हम फंस जाते। दिखने का रेड तो दिखेगा कुछ और, होगा ऐसा प्रॉब्लम, बिल्कुल हो सकता है। और ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, बिकॉज अगर हम किसी एक पेरेंट्स के फाइल पे सीएसएस को इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो चाइल्ड्स पे एप्लीकेबल्स हो जाते हैं सब पे। फायदा इसका क्या है, फायदा ये है कि एक बार इंपोर्ट करो, जो भी कोड लिखना है सब वही सीएसएस का लिख दो, फायदा भी तो है, बार बार इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा सब में। तो जब कॉमन कोई सीएसएस लिखना होगा तो वो वहां पे लिख देंगे। लेकिन कुछ ऐसे सीएसएस हम लिखना चाहते हैं जो पर्टिकुलर किसी कंपोनेंट्स के लिए लिखना चाहते हैं। जैसे मान लो अभी हम वेलकम कंपोनेंट बनाए थे, कौन सा, वेलकम कंपोनेंट। हम चाहते हैं कि वेलकम कंपोनेंट पे जो सीएसएस या स्टाइलिंग करेंगे सिर्फ वेलकम पे एप्लीकेबल्स हो। ऐसा ना हो कि क्लास नेम में हम कुछ भी रखेंगे वेलकम पे अप्लाई तो हो, और कोई और भी उसमें इंपोर्ट करे तो उसको भी हो जाए, ऐसा नहीं हो। हम किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए अगर सीएसएस लिखना चाहते हैं तो उसी के लिए आता है तीसरा तरीका, और वो है मॉड्यूल्ड सीएसएस। ठीक है, मॉड्यूल्ड वाइज। वैसे मॉड्यूल्स के बारे में तो डिस्कस किए थे, मॉड्यूल्स में ग्रुपिंग कर देता है, एक पर्टिकुलर पेज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर ओवरऑल सीएसएस लगाना है तो हम इंडेक्स के थ्रू लगा लेंगे, इसको भी यूज करेंगे, इनलाइन को भी यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चल के मॉड्यूल्स को भी यूज करेंगे, डिपेंड्स करेगा कि मेरा सिचुएशंस क्या है। किसी पर्टिकुलर टैग पे लगाना है तो इनलाइन लगा देते हैं। क्या इनलाइन हम लोग यूज नहीं करते थे, हाँ करते थे, कम सम करते थे कभी कभी। ओवरऑल अगर लगाना है तो नॉर्मल तरीका सीएसएस का एक्सटर्नल, अगर किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट पे लगाना है तो कौन सा, मॉड्यूल्ड सीएसएस। ठीक है, क्लियर हुआ, इनलाइन क्लियर हो गया, एक्सटर्नल सीएसएस क्लियर हो गया, नॉर्मली बनता था, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं था, जिस पे लगाना है लगाओ, इंपोर्ट करो, खत्म। मॉड्यूल्ड सीएसएस का कब यूज करेंगे, किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट्स पे लगाना है तो। डन, क्लियर हो रहा है ये, बहुत मॉड्यूल्स कंपोनेंट, ये मॉड्यूल्स किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट पे लगाना होगा। और इसका बेनिफिट क्या होगा कि इसमें नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट को जो होगा, नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट उसको दूर करेगा। जैसे अगर मान लो ए कोई क्लास का नाम था, हम मॉड्यूल, मान लो कि मॉड्यूल वेलकम था, मॉड्यूल ये वेलकम कंटेनर कंपोनेंट जो था, वेलकम कंपोनेंट पे क्लास ए था, ए का कलर रेड रखना चाहते हैं,
और कोई सपोज करो विश कंपोनेंट है, विश पे भी क्लास ए है, तो हम नहीं चाहते कि उस क्लास में भी जाके वो प्रॉपर्टी लग जाए, किसी पर्टिकुलर पे टारगेट कर रहा है, तो इसी के लिए मॉड्यूल्ड सीएस आता है। और मॉड्यूल सीएसएस में बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे हम लोग नॉर्मल सीएसएस का फाइल बनाते थे वैसे ही बनेगा, बस उसके बीच में मॉड्यूल्स लिख देना। जैसे सपोज करो वेलकम लिखना है तो वेलकम डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस, ठीक है। कैसे लगाएंगे सी एस एस, वेलकम डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस, जो भी कंपोनेंट का नाम होगा या जो सी एस एस फाइल का नाम रखना चाहते हो वही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सी एस एस का कोड होगा वो सेम ही होगा जैसे एक्सटर्नल में लगाते थे, जो सी एस एस का कोड होगा सेम ही रहेगा, बस उसको इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करके लगाना शुरू कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटा सा एक और काम कर लेते हैं। अभी जैसे यूएल को हम टारगेट कर रहे थे, हम सोच रहे हैं इसको एक क्लास असाइन कर दे और क्लास के थ्रू टारगेट करें। कैसे लिखते थे क्लास, यूएल में क्लास लगाना चाहते थे, क्लास लिख देते थे नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, जेएस में ये क्लास कहीं मिला था क्या? हाँ, ये क्लास एक कीवर्ड था जेएस में, क्लास जब डिफाइन करना होता था तो पढ़े थे ना हम लोग क्लास, तो जेएस में तो क्लास होता है और हमको पता है ये तो जेएस फाइल है, ये तो जेएस फाइल में कन्वर्ट होगा, तो जब तुम क्लास लिखोगे तो ये कंफ्यूज नहीं होगा कौन सी क्लास की बात कर रहे हो, ये सीएसएस वाली क्लास की जेएस वाली क्लास, कंफ्यूजन होगा, हाँ या नहीं? कंफ्यूजन तो होगा कि जेएस वाली क्लास है कि सीएसएस वाली क्लास। तो बोला देखो जेएस वाली क्लास में तो जेएस वाली क्लास के लिए नॉर्मल क्लास लिखो, अगर सीएसएस वाली क्लास लिखना है तो क्लास नेम लिख दिया करो, हम समझ जाएंगे अच्छा ये सीएसएस की क्लास है, केमल केस फॉलो करना पड़ेगा, तो क्लास नेम लिखेंगे। तो अब आगे से ध्यान रखना है कि जब भी कोई क्लास लगाना होगा रिएक्ट के अंदर में तो क्लास नेम लिखेंगे, क्लास नहीं लिखेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है। सपोज करो हम इसका क्लास कुछ भी दे दिया, रेंडमली बी दे दी, तो बी क्लास को टारगेट करेंगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं नॉर्मली करेंगे, तो बी को टारगेट करना है तो डॉट बी लिख दिए, अभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि जो क्लास होगा क्लास नहीं लिखे क्लास नेम लिखेंगे आगे से, क्लियर। मॉड्यूल सीएसएस अगले दिन देखना, बिकॉज फाइल बना के मुझे ऐड करना होगा, इन दोनों के थ्रू सीएसएस लगाने के लिए सीखना, मॉड्यूल सीएसएस पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा सा बूट स्टैप को देखेंगे कि बूट स्टैप कैसे लगाना है, क्योंकि उसके बिना तो मन नहीं लग रहा होगा तुम लोग को, बूट स्टैप तो चाहिए, कॉपी पेस्ट तो मारना है, तो कोई नहीं कल कॉपी पेस्ट पे आते हैं, बूट स्टैप को कैसे लगाएंगे उसको समझेंगे। बूट स्टैप को लगाने में प्रॉब्लम क्या होगा कि बूट स्टैप में तो नॉर्मल कोड होता था, याद है बूट स्टैप का कोड नॉर्मल होता था, अगर इसमें से कुछ उठाते थे, कोई इसमें से उठा नहीं जाते थे, मान लो इधर तो यहाँ तो क्लास क्लास होता था, अगर ये कोड उठाए तो गड़बड़ होगा, हाँ गड़बड़ तो होगा कि क्लास क्लास कैसे होगा, ये क्लास फिर कंफ्यूजन होगा, हाँ चल जाएगा लेकिन वहाँ वार्निंग देगा, अभी कॉपी कर देंगे तो चलेगा लेकिन वार्निंग देगा, तो क्लास को बदल के क्लास नेम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे क्लास को क्लास के नेम में, क्योंकि बहुत टाइम चेंज करना होगा, एक साथ कैसे करेंगे नहीं करेंगे देखते हैं कल इसको। तो दो चीजें कल पढ़ने वाले हैं, मॉड्यूल्ड सीएसएस कैसे लगाएंगे, बिकॉज मुझे किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल पे लगाना है तो कैसे लगाएंगे, देन बूट स्टेप को कैसे इंक्लूड करने वाले वो कर देंगे, ठीक है। अच्छा जब बूट स्टेप पढ़ लिए थे तो क्या सीएसएस लिखना जरूरी था, लिखना पड़ता था, थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ता था ना, तो थोड़ा बहुत तो अभी भी लिखना पड़ेगा, तो बूट स्टेप ऐड करेंगे, तो बूट स्टेप ऐड करेंगे तो मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि बूट स्टेप से हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ कुछ लिखना पड़ता था, कुछ कुछ लिखना होगा तो उसमें से जो सिलेक्ट करेंगे। कभी कभी इसमें इनलाइन सीएसएस लिख दिया होगा, कोड उठाएंगे तो पता चल जाएगा इनलाइन सीएसएस लिख दिया होगा, तो उस इनलाइन सीएसएस को मुझे चेंज करना पड़ेगा जेएस के ऑब्जेक्ट के जैसे, बिकॉज यहाँ पे तो नॉर्मल एचटीएमएल सीएसएस के जैसे होगा, तो चेंज करने के लिए थोड़ा सा सीखना है। चलो इसको कल देखते हैं, आज के लिए काफी है, इतना काम क्या हो, बंद करो रिकॉर्डिंग, क्वेश्चन करके पूछो।